हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम आप जानते हैं, संतोष मैथ है। आपके सारे क्वेरी हमको व्हाट्सएप पे मिल रहा है और आप कमेंट सेक्शन में भी आपका क्वेरी बता सकते हो और आप भी हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और हमारी काम को अगर कोई दिक्कत आते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ, मेरी एबिलिटी, मेरी एनर्जी मैं पूरी तरह से यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने कॉची थ्योरम और डिफॉर्मेशन ऑफ ए कंटूर के बारे में बताया और उनमें से कई सारे प्रॉब्लम्स मैंने किया था, है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो कॉची थ्योरम से या फिर डिफॉर्मेशन से सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो आज जो मैं कॉशीस का जो इंटीग्रल फार्मूला होता है ना, मैं वो सिखाऊंगा, उसके हायर ऑर्डर भी सिखाऊंगा और हमारी एप्लीकेशन और जो बच्चे हैं बहुत सारे एप्लीकेशन हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आते हैं बच्चों। ये सारे काम जो हम कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला से जो हम करते हैं ना, वो तो हम जब हमारे पास टूल तैयार होंगे, हमारी बेस जब तैयार होंगे, वहाँ से तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, एक टूल्स हमको मिल जाएंगे, उसका नाम है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। वो चैप्टर 4 में मैं आपको बता दूंगा। वहाँ से तो हम एक ही झटके में ये सारे क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन फिलहाल ये इंस्ट्रूमेंट्स भी तो यूज करना आपको आना चाहिए ना। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज हमारे लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको कितने रिजल्ट दिया था बच्चों? आपको 1 2 3 मैंने दिया था, है ना। तो एक्सक्यूज मी, तो आज मैं रिजल्ट 4 देने जा रहा हूँ और ये इम्पोर्टेंट तो सभी है बच्चों, और मैं इम्पोर्टेंट क्यों लिखूँ? ठीक है, ये 4th रिजल्ट है कॉशीस इंटीग्रल फॉर्मूला। मैं उसको CIF कह दूंगा। ठीक है, मैं इतने लंबे और बाद में नहीं लिखूंगा। ओके जी। तो ये क्या कहता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला? ये कहता है ये एक इंटीग्रेशन है, इसके अलोंग आपको करना है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको चाहिए। तो भैया आप इस इंटीग्रेशन का वैल्यू में एक स्टेटमेंट दूंगा। ये मेरी स्टाइल है बच्चों, ये आपको कहीं किसी भी किताब में ऐसे लिखावट आपको नहीं मिलेंगे, वो तो दूसरे तीसरे वर्जन में आपको मिलेंगे। लेकिन जो चीज़ में मेरी स्टाइल से मैं लिखता हूँ ना, वो आपको तो नोटिंग करना है ताकि आपको चीज़ें समझने में बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ये जो इतने इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आपके पास 2 पाई आयोटा f ऑफ z0, ये आंसर आएंगे कब? यही तो। लेकिन उसके लिए ये इंटीग्रेशन, इतने फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू इतने आएंगे कब? जब पहली बात तो क्या होनी चाहिए, ये जो c है ना, आपके पास सिंपल क्लोज्ड कंटूर होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? दूसरी बात आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चों? ये जो f ऑफ z है ना, ये एनालिटिक होनी चाहिए। किस पर? विथ इन एंड ऑन सी। मैंने बताया इस लैंग्वेज का मतलब क्या है ना। तीसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ z आपका हमेशा 1 होनी चाहिए। चौथी बात आपको चाहिए कि n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। पांचवी बात आपको चाहिए, ये जो z0 इज इनसाइड, भैया ये इनसाइड c होनी चाहिए। c के जो कंटूर दिया होगा, ये जो z0 है वो कंटूर की अंदर की पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है,
इतने देखो 5 रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास अगर इफ ये है और ये बन जाएंगे, देन समझ रही हो बच्चों। इसको तो मैं सेकंड वर्जन में इसके स्टेटमेंट दे दूंगा, लेकिन ये वर्जन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सेपरेटली अगर ऐसे कोई चीज़ें लिखते हैं और देन में लिखते हैं तो बढ़िया लगता है ना। लेकिन अगर स्टेटमेंट भी मैं दे दूंगा, वो आप खुद लिखना है, ठीक है। तो ये मैं इसको अच्छे से कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है भैया, इफ आपके पास अगर ये जो सी है ना, वो अगर सिंपल क्लोज्ड कंटूर है। अच्छा, दूसरी बात ये किस पर होनी चाहिए, ये जो है ना एफ ऑफ जेड, एंड में अगर लिखूं ये न्यूमरेटर में होनी चाहिए। हमेशा ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, ये जो फंक्शन हमेशा न्यूमरेटर में आपको दिखना चाहिए, और ये जो सी सिंपल क्लोज्ड कंटूर होनी चाहिए, और ये जो n का वैल्यू है ना, ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला CIF यूज करने के लिए n की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। और ये z का जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। ये डिग्री मैंने नहीं बोला, कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 ही होनी चाहिए। और Z0 के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है सर, Z0 आपका जो कंटूर दिया होगा वो अंदर की पॉइंट इनसाइड होनी चाहिए। अगर इतना हुआ, इफ दिस फिफ्थ कंडीशन, so 1 2 3 4, if this fifth condition are satisfied, then the CIF is says that then this integration along the curve C is given by 2 pi iota into f of Z0। समझ गए हो? फंक्शन में ये Z0 की वैल्यू पुट करके लेकर आना है। ये हुआ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का स्टेटमेंट 1, ठीक है। और कॉशी जो इसका लिंग्विस्टिक मीनिंग अगर मैं बात करूं तो इसका प्रॉपर स्टेटमेंट ये बनेंगे। देखो भैया, दूसरी वर्जन में बोलता हूँ उसको, अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट आपको कॉशी इंटीग्रल फार्मूला का दे दूँ ना, तो आप लिख लेना वो सॉरी आप लिख लेना वो। ये बोलता है सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक in a simple connected domain D, and if C is a simple closed contour lying entirely within D, then integration over CF of Z by Z minus Z not सिर्फ अब की बार ये जो सेकंड स्टेटमेंट के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए इतना है। सेकंड स्टेटमेंट जब मैंने बताया तो इंटीग्रेशन में ये पावर सिर्फ और सिर्फ 1 दिखना चाहिए, एंड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आइटा एफ ऑफ जेड नॉट। ओके माय डियर स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बात समझ में आ रहा है ना? ये हुआ दूसरी स्टेटमेंट, किसका? CIF का। ओके, तीसरी स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो कैसे बोलूँगा? तीसरी स्टेटमेंट आप लिख लो, इसको ही मैं तीसरी स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा। ये मेरी खुद की है, और ये जो स्टेटमेंट है वो किताब में मिलेंगे आपको, और ये जो स्टेटमेंट है ना उसको थोड़ा मैनिपुलेशन करके मैंने बनाया। वो ये कहता है लेट द फंक्शन, ये तो ऐसे भी सपोज भी तो बोल सकते हो, सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर। देखो सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, ओके। सिंपल क्लोज्ड कंटूर में आपका फंक्शन क्या होनी चाहिए? विद इन ऑन बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी, देन फॉर एनी पॉइंट, देखो फॉर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट Z0 मैंने लिया, इनसाइड ये तो लिखना है बच्चों, इनसाइड C the integration of this quantity will gives the answer 2 pi iota into f of Z0। बात समझ रही हो?
ठीक है। और स्टेटमेंट 2 मैंने आपको क्या बताया था, सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी एंड सी बी ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर लाइंग एंटायरली विद इन डी, देन फॉर एनी, वो भी तो पॉइंट लिखना है ये वाला, फॉर एनी पॉइंट जेड नॉट इनसाइड सी वी हैव करके ये क्वांटिटी आप लिख लेना। यही बस CIF का रिजल्ट है, ये बहुत ही शानदार है। उसका प्रूफ तो आप कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी में जहाँ भी पढ़ते हो आप वो तो कर दे, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है उसका यूज़ तो हमको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब की बार में जो CIF का जो हायर ऑर्डर के लिए मैं बात करूँगा, फॉर हायर ऑर्डर, समझ रही हो, ये हुआ रिजल्ट 5th। मैं आपके सामने रिजल्ट 5th लेता हूँ, आप सही ढंग से आप लिख लो, एक नोट बनाओ, आपको ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाएंगे आपको, और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएंगे ना, ये एग्ज़ाम के लिए तो डर हट जाएंगे। ठीक है, तो चलो, ये कॉसिस इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर के लिए तो ये n ही है यहाँ, तो इफ़ देन में ये सही में चलते हैं और ये वाला ये चलते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये अब की बार 4 ही स्टेटमेंट आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये बोलता है भैया अगर इतने कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सी आपका सिंपल क्लोज्ड कंटूर होनी है, एफ ऑफ जेड न्यूमरेटर में होनी चाहिए और एनालिटिक विथ इन ऑन सी होनी चाहिए। तीसरी बात, जेड का कोफिशिएंट हमेशा 1 होनी चाहिए और जेड नॉट आपका कंटूर के अंदर की पॉइंट होनी चाहिए। देन भैया हर एक पॉइंट जेड नॉट इनसाइड सी के हर एक पॉइंट के लिए ये रिजल्ट ये कहता है, इस क्वांटिटी का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे along the कर्व सी अगर करोगे, वो ये होता है 2 पाई आइटा बाई n-1 फैक्टरियल इनटू डेरिवेटिव कर लो n-1 टाइम विद रेस्पेक्ट टू zn-1 टाइम्स किसको, एफ ऑफ जेड को, है ना। एट आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अगर आप जेड नॉट बोल सकते हो ऐसे करो, या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, 2 पाई आइटा बाई n-1 फैक्टरियल, ये n है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ n-1 बाई डी जेड माइनस n-1 इंटू एफ ऑफ जेड करके इतने करके एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, ऐसे भी तो कर सकते हो। और इसको तो लिखने का कई तरीके हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, और इतने रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हुआ तो कॉसी CIF का जो हायर ऑर्डर है, यहाँ n कुछ भी हो सकता है, 1 है तो CIF खाली लगेंगे, यहाँ 2 3 4 5 कुछ भी पावर अगर है तो उसके लिए यही रिजल्ट वैलिड रहेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इसको अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट्स दे दूँ CIF का जो हायर ऑर्डर का, तो ऐसे बनेंगे, सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन D एंड C इज ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर लाइंग एंटायरली विद इन D, ओके। देन फॉर एनी पॉइंट जेड नॉट इनसाइड C वी हैव करके ये वाला लिख दो। ये हुआ सेकेंड स्टेटमेंट CIF ऑफ हायर ऑर्डर के लिए। थर्ड स्टेटमेंट आप लिख लो। थर्ड स्टेटमेंट ये बोलेंगे, सपोज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर C, then for any point z not inside C we have this quantity। क्लियर? देखो ये मैंने जो बनाया है आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा मेरे ख्याल से, मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ। कैसे इस चीज़ को हम यूज करेंगे वो तो मैं अभी सिखाऊंगा। डिफॉर्मेशन मैंने पढ़ा दिया, कॉसी थ्योरम मैंने पढ़ा दिया, और जो थर्ड रिजल्ट है वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। कौन सा रिजल्ट है वो, z माइनस जेड नॉट टू द पावर अगर n है और इंटीग्रेशन ओवर c डी जेड, ये खास करके मैंने बनाया। और जजमेंट सिर्फ z नॉट पर देना है और बाकी किस पर नहीं है।
क्या होनी चाहिए, जेड नॉट अगर कंटूर के अंदर की पॉइंट है तो इसकी आंसर अगर एन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एन 1 है तो 2π8 आएंगे, अगर एन 1 से अलग है तो इसका भी 0 आएंगे। लेकिन जेड नॉट अगर बाहर का पॉइंट है कंटूर का तो इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन हमेशा हमेशा 0 आएंगे, राइट। चलते हैं हम इस थ्योरम का, इस जो CIF का यूज हम प्रॉब्लम्स में फ्रिक्वेंटली कैसे हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, मैंने 5th क्वेश्चन मैंने कल छोड़ दिया था, है ना बच्चों, क्योंकि मेरे पास टूल जनरेट नहीं हुआ था। अब मेरे पास जनरेट हो गई। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो मुझे पहले बताओ इसके लिए कंटूर क्या था। कंटूर में यहाँ थोड़ा बना दूंगा, कंटूर कुछ इस टाइप का। अब देखो कितने सही बन गए, है ना। ये 0 है और ये कैसे आया था, ऐसे और ऐसे और ये ऐसे और ऐसे, यही था ना। यहाँ का पॉइंट मेरा 1 था, राइट, यही तो था। मैंने इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, ठीक है बच्चों। कंटूर तो हो गई। देखो इसका सलूशन हम कैसे करेंगे मुझे बताओ। ये जो इंटीग्रेशन ओवर C 8z - 3 अपॉन z² - z dz को मैं अब तोड़ सकता हूँ एक बार तो C1 8z - 3 अपॉन में z को मैं कॉमन ले लूँगा z - 1 इंटू dz प्लस में इंटीग्रेशन ओवर C2 और 8z - 3 अपॉन z टाइम्स z - 1 dz। क्लियर है बच्चों। और ये जो सारे प्रॉब्लम्स का जो मैंने कल बताया था अभी भी बता दूंगा। अगर कंटूर ये जो सारे फॉर्मूले जनरेट हुए हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज से ही जनरेट हुए हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर आया है काउंटर डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज भी दिया है और काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, राइट। अगर क्लॉकवाइज हैं तो उसका अगर कंटूर आपका क्लॉकवाइज से चल रहे हैं वो सेम रिजल्ट आपका सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव साइन लगा दो और आपका काम जैसे किए थे वैसे ही करते चले जाओ सारे क्वेश्चन के लिए, चैप्टर 3 के लिए, ठीक है। तो चलते हैं इस कंटूर का यही ये पॉइंट। देखो ये पॉइंट मेरा रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, कौसी CIF में लगाना चाहता हूँ तो CIF के लिए मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए भैया, मैं यहाँ लिख दूँगा। फंक्शन आपका एनालिटिक होनी चाहिए विथ इन एंड ऑन C, राइट। और Z0 आपका इनसाइड होनी चाहिए, राइट, कंटूर की इनसाइड होनी चाहिए। n का वैल्यू 1 होनी चाहिए, अच्छा। और z का कोफिशिएंट आपका 1 होनी चाहिए। और C क्या होनी चाहिए, एक सिंपल क्लोज्ड कंटूर होनी चाहिए, है ना। क्या ये पहली बात, देखो ये कंटूर C1 पे मैं काम कर रहा हूँ पहली बात, और दूसरी बात मैं यहाँ होऊंगा। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कंटूर है, इससे अच्छा सिंपल क्लोज्ड कंटूर और कौन है भैया। तो प्रॉब्लम पार्ट कौन है, फंक्शन क्या इस पर एनालिटिक है। देख भैया इस फंक्शन को अगर मेरा किस पर प्रॉब्लम किस पर है, 1 पे, सॉरी 0 पे ये प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन 0 मतलब इस फंक्शन का एनालिटिक होने चाहिए विथ इन ऑन C। प्रॉब्लम पार्ट कौन है भैया, सिंगुलरिटी का कौन है यहाँ, ये z = 0। मैं अगर इसको ऐसे लिख देता हूँ C1 के अकॉर्डिंग, मैं इसको 8z - 3 करके मेरी फंक्शन में अगर मैं z - 1 ले लूँ, ये इसको f(z) मान लो, और यहाँ अगर मेरा काम z पर रख दूँ तो आपका क्या प्रॉब्लम है, यहाँ dz है। देखो मेरी प्रॉब्लम पार्ट कौन था भैया, z = 1 पे मेरा प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने इसको चिपका दिया ना ऊपर,
इस कंटोर में देखो 0 है, हाँ भैया जेड नॉट को अंदर का पॉइंट होनी चाहिए, यस राइट। देखो ये जो जेड इज इक्वल टू 1 इस कंटोर के लिए वो बाहर का पॉइंट था, तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था ना। ये जो सिलेक्शन है ना बच्चों, थोड़ी सी ध्यान लगाना है, कंटोर आप अच्छे से बनाओ। और जो पार्ट आपका यहाँ देखो, इस पार्ट को, इस क्वांटिटी पे आपका फोकस रखो। भैया ये जेड इज इक्वल्स टू 0 है, ये जेड इज इक्वल्स टू 1 है। 0 के लिए मुझे इतने तो सेटिस्फाई करना है। जेड नॉट अगर मैं 0 लूँ, 0 अंदर है तो बढ़िया है, लेकिन जब मेरा 1 पे काम करता हूँ, वो मेरा 1 बाहर का पॉइंट है, C1 पे काम कर रहा हूँ भैया। तो जो प्रॉब्लम करता है ना उसको एफ फंक्शन में एडजस्ट कर दो। क्या ये फंक्शन इस डोमेन में एनालिटिक नहीं है भैया? इनफैक्ट इस डोमेन के लिए तो एंटायर है। इस कंटोर देखो भैया, इसको अगर मैं एफ ऑफ जेड, क्या है मेरा बच्चों, एफ ऑफ जेड मेरा 8z माइनस 3 अपॉन जेड माइनस 1 बन गई। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ जेड न्यूमरेटर में होनी चाहिए। CIF लगा रहा हूं, समझ रही हो? एक एक चीज को सीख जाओ, जिंदगी आपका बल्ले बल्ले हो जाएंगे, राइट। तो क्या ये फंक्शन इस पर एनालिटिक है? क्या ये फंक्शन इस कंटोर के अंदर सारे एनालिटिक है? हाँ बिल्कुल है भैया। ये जेड नॉट, जेड इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन ये तो इस कंटूर के बाहर के पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो चलते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गया। यहाँ मैं अगर 0 लिख दूँ, क्या आपत्ति है? क्या कुछ नहीं। तो क्या जेड नॉट मेरा अब की बार क्या कौन है? जेड नॉट अब की बार 0 है। क्या 0 अंदर का पॉइंट है? बिल्कुल है। और इसका n कितना है? n इज इक्वल्स टू 1 है, हाँ जी सेटिस्फाई है। z का कोफिशिएंट देखो, z का कोफिशिएंट 1 है, हाँ बिल्कुल है। तो भैया सारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई। तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसको I1 बोलता हूँ, इसको अगर I2 बोलता हूँ, मैं अब की बार I1 पे काम कर रहा हूँ। तो CIF लगा दो। CIF क्या बोलता है भैया? 2 पाई आयटा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। जेड नॉट कौन है? 0। और रख के सॉल्व कर लो। 2 पाई आयटा इंटू में एफ ऑफ जेड कौन है? यही है। जेड के स्थान में 0 रख दो। 8 इंटू 0 0 माइनस 3 अपॉन जेड इज 0 माइनस 1। ये कितना बन गई? -3 -1 तो 3 बन गई। ये 6 पाई आयटा आ गई। किसकी वैल्यू? अभी ये I1 है। अभी मैं I2 पे जाता हूँ। I2 के लिए मुझे बताओ C2। अब की बार मुझे बताओ किसको मैं फंक्शन के साथ एडजस्ट करूँ। C2 पे जाओ, ये C2 है, राइट। और कंटूर C2, कंटूर देखो प्रॉब्लम क्या करता है भैया? अंदर का पॉइंट कौन है? 1 है। तो 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 0 या भैया बाहर का पॉइंट है, तो CIF लगाने का परमिशन नहीं मिलेंगे। इसलिए फंक्शन में इसके साथ z एडजस्ट कर दूंगा ना, और नीचे z माइनस 1 लगा दूंगा। dz क्या है? समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? इसको देखकर मुझे इसको मैच करना है। फंक्शन अब की बार ये मेरी फंक्शन है, ये अब की बार कंटूर है। देखो क्या ये फंक्शन इस कंटूर पे मेरा एफ ऑफ जेड अब की बार कौन है? एफ ऑफ जेड अब की बार 8z माइनस 3 अपॉन जेड है। मुझे बताओ ये फंक्शन इस कंटूर पे एनालिटिक है क्या? इनफैक्ट इस पे तो ये एंटायर है। 0 पे प्रॉब्लम है, 0 तो बाहर का पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं फंक्शन के ऊपर। और अब बताओ क्या ये परमिशन मिल गई ना? देखो z का कोफिशिएंट 1 है और n का वैल्यू 1 है, और z नॉट अब की बार कौन है? z नॉट अब की बार 1 है। क्या 1 अंदर का पॉइंट है? बिल्कुल है जी, अंदर का पॉइंट है। तो CIF ये कहता है भैया 2 पाई आइटा को मल्टीप्लाई कर लो, किसको? एफ ऑफ 1 पर। एफ ऑफ जेड नॉट है ना, तो अब सॉल्व कर लो।
2 पाई आयटा टाइम्स जेड की जगह 1 रख के देखो, तो रखने के बाद ये क्या आएंगे 8 माइनस 3/1। अब की बार ये क्या बन गई, ये 2 पाई आयटा, यहाँ से 8 माइनस 3 5 आ जाएंगे, ये 10 पाई आयटा बन गई। फाइनल आंसर मुझे बता सकते हो, यहाँ से फाइनल आंसर मैं लिखवा दूंगा, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। समझ गए, I1 का वैल्यू कितना था 6 पाई आयटा था, समझ रही हो, लेकिन I2 की वैल्यू कितना था, ये 10 पाई आयटा है। बीच में कौन सी साइन लगा दूं, बच्चे कहते हैं सर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो ना, क्या मैं लगाऊं प्लस। ये कंटूर को देखो, ये कंटूर क्लॉकवाइज है, और मैंने क्या बताया, आपके काम जैसे चल रहा है वैसे काम करते चले जाओ। सिर्फ और सिर्फ आपको इस कंटूर अगर क्लॉकवाइज है सिर्फ माइनस लगाना है, तो यहाँ माइनस लग गई और यहाँ भी माइनस लग गई, यहाँ माइनस, ये भी माइनस हो गई, तो ये माइनस आ गई। समझ रही हो बच्चों, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो -4 पाईटा इज द राइट आंसर। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अलोंग अगर सी करोगे और कंटूर अगर आपका वही चलेंगे, तो आंसर CIF ये देता है कि इनके आंसर -4 पाई आयटा से अलग कोई नहीं आएगा। ओके, चलो फिर चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब मैंने आपको लॉजिक या फिर CIF सारे को मैंने अच्छे से बता दिया, वो इसका यूज़ इस क्वेश्चन के ऊपर कैसे करेंगे वो अब मैं उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, राइट। तो मेरी सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन लूँगा, लेकिन कंटूर को तो बनाओ पहले। ये कंटूर क्या कहता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट Z0 एंड रेडियस r, माने ये कहता है 0 को सेंटर मान के 2 रेडियस का एक सर्कल बनाओ। मान लो ये मेरे 2 है, ये अंडे हो गया, अब ये सही हुआ, ठीक है। मान लो ये 2 है, ये 2 आयटा है, ये -2 है, ये -2 आयटा, राइट। इस कंटूर के अंदर आपको जो ये कंटूर दिया होगा उसका शेप तो आपको बनाना आना चाहिए ना, पॉइंट लोकेट करना भी आपको आना चाहिए, कहाँ किस पॉइंट किस पर लाई करता है। नहीं तो आप कैसे वैसे बना दोगे और वो पॉइंट मैच ही नहीं कर रहा होगा, आप अपना काम करते चले जाओगे तो इनवैलिड बन जाएंगे ना। तो मैंने कंटूर बना दिया, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, C ऑफ Z प्लस 1/z² इंटू में dz। ये अब ये क्या है, सम ऑफ 2 फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन तो अलजेब्रा पढ़ के आए हो, ये इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएंगे, dz प्लस इंटीग्रेशन C ओवर 1/z² इंटू dz बन गई, राइट। अब देखो ये इस पर आप लगाना चाहते हो, ये भैया ये फंक्शन कौन है, f ऑफ z इज इक्वल टू z है, z तो भैया एंटायर फंक्शन होते हैं। इस कंटूर के अंदर, ये कंटूर C है, इस कंटूर के अंदर क्या ये फंक्शन एनालिटिक है, बिल्कुल एनालिटिक है। ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, इस छोटे पे क्यों नहीं एनालिटिक होगा। तो यहाँ कौन लग गई है, CIF का यूज़ थोड़ी ना यहाँ करोगे, कॉसी थ्योरम लग गई यहाँ। कॉसी थ्योरम कहता है इसका वैल्यू हमेशा 0 आएंगे। यहाँ पे आ जाओ, ये इसको मैं ऐसे लिख दूंगा तो आपको क्या परेशानी है, z-0 का होल स्क्वायर dz अगर मैं लिख दूं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐतराज़ है, नहीं ना। तो देखो थर्ड रिजल्ट ये बन गई है ना। तो z0 कौन है, 0, क्या 0 अंदर का पॉइंट है, बिल्कुल है। तो इसका पॉइंट क्या है, n की वैल्यू 1 नहीं है, 1 अगर होता तो इस क्वांटिटी 2 पाई आयटा आता, लेकिन यहाँ 2 है तो इसका भी आंसर क्या बन गई, तो ये 0 + 0 बन के पूरे टोटल के आंसर ही 0 बन गई, ठीक है। लेकिन आप अगर 3.1 में आप काम करते तो इस क्वेश्चन का आंसर तो महाभारत हो जाता,
लेकिन मेरे पास इतने मैंने थ्योरी डेवलप कर दिया तो वहाँ तक जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये कंटूर क्या है, पहले इसका कंटूर थोड़ा बना दो, मैं यहाँ आपके लिए बना दूंगा। देखो ये क्या कहता है, ये Z0 कौन है, माइनस आयटा। माइनस आयटा कहाँ है, यहाँ कहीं होंगे ना, ये माइनस आयटा, राइट। आयटा को सेंटर मान के 1 रेडियस का सर्कल बनाना है, माने यही तो बनेंगे ऐसे। ये बना कितने, -2 आयटा, ये 0 है, राइट बच्चों। अगर आपको कंटूर ही बनाना नहीं आएंगे तो इसको अगर आप ऐसे बना देते हो, ऐसे बना दोगे ना, सो आपका जो ये क्वेश्चन ना मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये कंटूर हो गई आपके पास। और मेरे पास क्या है, देखो भैया ये मुझे दिया है इंटीग्रेशन ओवर सी, सॉरी ये 10/z प्लस आयटा टू द पावर 4 dz बन गई, राइट। सो ये हमको क्या देता है, देखो बच्चों इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, c तो भैया 10 तो कांस्टेंट है, ये dz/z माइनस ये क्या है, माइनस आयटा बन गई ना टू द पावर 4, ये हो गई। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो क्या CIF लगाना ज़रूरी है, नहीं जी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं जब ये रिजल्ट 3 लगा दूंगा, माइनस आयटा कहाँ है, ये क्या अंदर का पॉइंट है, बिल्कुल। n का वैल्यू कितने 4 है, तो इसका आंसर तो 10 × 0 बनेंगे और आंसर ही 0 दे दिया। समझ रही हो बच्चों, देखो कितने आसान बन जाते हैं क्वेश्चन जब हमारे पास कुछ लॉजिक होगा, कोई ट्रिक होगा अगर हमारा पास। समझ रही हो, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देंगे, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम कंटूर बनाएंगे। ये क्या है, 0 को सेंटर मान के एक कंटूर बढ़िया सा बनाएंगे। 4 रेडियस का मुझे बनाना है सर्कल। मान लो ये मेरी 4 है, ये 4 आयटा होगा, ये -4 होगा और ये -4 आयटा, ये सेंटर 0 है, ठीक है। और अब की बार मुझे f(z) क्या है, f(z) = e⁻z है, राइट। तो मुझे वो बोलता है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मुझे बताओ अलोंग c पर पाई आयटा dz। देखो अब मुझे बताओ, ये जो पाई आयटा है ना, ये पाई का वैल्यू क्या होता है, मुझे कोई बच्चा बता सकता है, 3.145 होता है। ये 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आपको याद होनी चाहिए, समझ रही हो। और ये वाला वैल्यू भी आपको याद रख लो, π/2 होता है 1.57। इस 2 वैल्यू को ज़िंदगी भर याद रख लो। आपने ये जो है ना π/2 मैंने 22/7 को आपने 3.14 को बोला, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो तो सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन पाई का वैल्यू आज तक ज़िंदगी भर, आज से लेकर ज़िंदगी भर ये 3.145 का वैल्यू याद रख लो, π/2 का वैल्यू भी याद रख लो, बहुत काम आएंगे। समझ रही हो बच्चों। तो अब मुझे बताओ, ये जो 3.5 ये जो पाई है ना, Z0 अब की बार कौन है, Z0 अब की बार मेरा पाई आयटा है। पाई आयटा कहाँ है भैया, ये अगर 4 पाई आयटा यहाँ कहीं होंगे, ये 3 यहाँ कहीं होंगे ना, 3.145 यहाँ कहीं होंगे। तो क्या Z0 अंदर का पॉइंट है, यस, ये वैलिड हो गई, राइट। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 1 है, ये भी सेटिस्फाई हो गई। z का कोफिशिएंट क्या 1 है, हाँ ये भी हो गई। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कंटूर है, इससे सिंपल और दुनिया में कौन सिंपल क्लोज्ड कंटूर होगा।
क्या फंक्शन इस पे एनालिटिक है भैया? ईट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो एनालिटिक फंक्शन है। एवरीवेयर सॉरी एंटायर फंक्शन है, तो एवरीवेयर तो एनालिटिक होगा। इस पर क्यों एनालिटिक नहीं होगा? होगा भैया, सारे कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गई। बाई लिखो, बाई CIF से मुझे क्या मिल जाएंगे? आंसर मेरा 2 पाई आयटा टाइम्स f ऑफ z0 हो जाएंगे, और दैट इज 2 पाई आयटा f ऑफ z0 क्या है? फंक्शन में पाई आयटा रखना है, ई टू द पावर पाई आयटा। ई टू द पावर पाई आयटा क्या होता है मुझे बताओ? ये 2 पाई आयटा कांस्टेंट थे, तो ये बना cos पाई प्लस आयटा साइन पाई। समझ रही हो बच्चों? अब मुझे 2 पाई आयटा के साथ इसका वैल्यू कितना? -1, और इसका वैल्यू कितना? 0, तो ये बना माइनस का 2 पाई आयटा। समझ रही हो बच्चों? इतने देखो चीज़ें को, अगर आपको अगर ऐसे मेंटर मिल गया ना, जो चीज़ें मुझे भी, मैं फ्रस्ट्रेटेड में था, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छा था कि मैंने जो मेरे गुरुजी ने, ऐसे गुरुजी के साथ मेरा मिलन हो गया, जिसके साथ मैंने काम किया, तो इतने सारे चीज़ें मुझे आसान होती चली गई। और देखो आपको ये चीज़ें अगर समझना, एक बार समझ ली हो, थीम अगर समझ ली हो, एक बार अगर थीम को आपने पकड़ लिया, ये क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। कैसे? देखो ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें भी आपको दिक्कत आते हैं क्या? वो मुझे बता दो। ये हो गई, ये हो गया, ये भी हो गया, और अब की बार आप ये वाला करके दिखाओ। आप ये खुद कर लो, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, और ये सारे आप मेरे ख्याल से आप सब कर दोगे, ठीक है? और मैं CIF का जो हायर ऑर्डर का यूज़ थोड़ा मैं एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। ये सारे चीज़ें आप कर लो। अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों। सर मेरी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो हम वो सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से करेंगे। आपके डाउट्स रहना नहीं चाहिए, आपके क्वेरी मन में रखो मत। BSc MSc में आपने बहुत कुछ रखा होगा, लेकिन यहाँ मत रखो, वो जिंदगी भर रह जाएगा, ठीक है? तो मैं आपके लिए छोड़ दिया, ऐसे ही काम करते चले जाओ। कहाँ कहाँ CIF लगेंगे, कहाँ कहाँ CIF के हायर ऑर्डर लगेंगे, और कहाँ कॉसी फार्मूला लगेंगे, कॉसी थ्योरम लगेंगे, कहाँ रिजल्ट 3 लगेगा, कहाँ आपका डिफॉर्मेशन फार्मूला लगेंगे। यही तो 3-4 बातें हैं। क्वेश्चन को देख के आपको पहचान सकना चाहिए। अगर पहचान नहीं पाओगे तो प्रॉब्लम होगा ना, ठीक है? चलो फिर चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, लेकिन ये थोड़ी कंटूर में बहुत प्रॉब्लम है। ये कंटूर थोड़ा मैं बना दूंगा यहाँ एक झटके के लिए। तो ये कंटूर इस टाइप का दिया है, जैसे वो पहले क्वेश्चन में था, लेकिन अब की बार ये मेरी C तो यहाँ 2 पॉइंट है मेरा, ठीक है? ये पूरे कंटूर है मेरा। मान लो ये इसको मैं C1, इसको मैं C2 मान लेता हूँ। तो हम काम कैसे करते थे? तो इसका इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन ओवर C1 3z + 1 अपॉन में z माइनस 2 का स्क्वायर dz, प्लस में इंटीग्रेशन ओवर C2 3z + 1 अपॉन में z इंटू z माइनस 2 का स्क्वायर dz, है ना बच्चों? मान लो इसको मैं I1 कहता हूँ, इसको अगर I2 कहता हूँ, तो मैं अब की बार I1 पे अपना काम चला लूँगा, यानी कि मेरी सिर्फ और सिर्फ इस कंटूर के अंदर मैं काम करूँगा। तो क्वेश्चन ये मेरी रहेगा, तो C1 के अलॉन्ग अगर मैं काम करूँ, ये 3z + 1, देखो नीचे में देखूँगा, ये प्रॉब्लम कहाँ पे है?
भैया ये जीरो तो अंदर का पॉइंट है, इस कंटूर पे फोकस करो बच्चों, पूरे पे नहीं है। डिफॉर्मेशन लग गई, इस पर आप काम करोगे तो जेड, ये प्रॉब्लम ये पार्ट क्रिएट करता है क्योंकि ये 2 तो बाहर का पॉइंट है। CIF लगाने के लिए वो जो नीचे रहता है वो अंदर का पॉइंट होनी चाहिए। तो इसको एडजस्ट कर दो फंक्शन में, z-2 का होल स्क्वायर में इसको f(z) मान के ये z-0 dz लिख दो। समझ गई हो? ओके ठीक है बच्चों, इतने समझ आ गई आपको। तो देखो यहाँ से मुझे जजमेंट अपना करना है। देखो क्या ये कंटूर जो दिया है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कंटूर है? इससे सिंपल संसार में और कौन है? हो गई सिंपल क्लोज्ड कंटूर। क्या ये फंक्शन इस कंटूर में एनालिटिक है? हाँ भैया, z=2 को छोड़ के बाकी पॉइंट भी एनालिटिक है, लेकिन 2 तो भैया बाहर का पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन तो इस कंटूर में एनालिटिक एवरीवेयर है। तो ये फंक्शन हो गई। ये z का कोफिशिएंट 1 है क्या? हाँ जी 1 है। ये इसका n कितना है? यहाँ n की वैल्यू 1 है। हाँ जी हो गई। तो CIF लग गई, यहाँ लिखो बाई CIF, है ना। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से आपको ये आंसर मिल गई। मुझे बताओ क्या है CIF? ये कहता है CIF लगाऊं क्या, है ना। तो CIF ये कहता है भैया 2 पाई आयटा कर दो किस पर? f(z0). z0 कौन है? 0 है। समझ गई हो? हाईएस्ट ऑर्डर पावर में ये काम नहीं किया तो CIF में काम हो गई। तो इसका वैल्यू क्या है? ये 2 पाई आयटा ऐसे के वैसे, और z की जगह 0 रख दो। यहाँ मेरा क्या हो गया? 0 + 1 ओपन में ये 0 - 2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो अब इसके आंसर मुझे बताओ। ये 2 पाई आयटा टाइम्स ये क्या बन गई? ये ऊपर मेरा 1 था, 1 ये -2 का स्क्वायर 4 बन गई यो। तो इसके आंसर मेरे पास ये 2 से 2 कैंसिल होके पाई आयटा बाई 2 मेरे पास आंसर आ गई। ठीक है बच्चों, मेरे पास ये पाई आयटा बाई 2 आंसर में आ गई। किसका वैल्यू? I1 का वैल्यू। मेरा ये काम हो गई। अब की बार इस कंटूर पे मैं काम करूँगा, ठीक है। इसके लिए नाउ I2 = इंटीग्रेशन ओवर C2, ये C1 है, 3z + 1। अब मैं इस कंटूर पे चाहूँगा। अब इस कंटूर में मैंने काम कर दिया। इस कंटूर में देखो बच्चों, प्रॉब्लम पार्ट कौन है भैया? 2 तो अंदर है लेकिन 0 बाहर का पॉइंट है। तो CIF में लगाने से मैं बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो उसको पहले एडजस्ट कर दूंगा। z को मैं f(z) के साथ ले जाऊंगा और नीचे में z-2 की होल स्क्वायर dz रख दूंगा। समझ गई हो बच्चों? समझ गई हो बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब की बार मेरे पास आ जाओ आप। ये देखो, ये अब मेरे जजमेंट दे दूंगा। z0 कौन है? 2 है। क्या 2 कंटूर के अंदर है? हाँ बिल्कुल है। तो भैया सेटिस्फाई हो गए। z के कोफिशिएंट में देखूंगा, z के कोफिशिएंट मेरा 1 है। तो हाँ जी, CIF लगाने का परमिशन मुझे मिल गया। क्या ये फंक्शन इस कंटूर में एनालिटिक है? बिल्कुल है। 0 पे प्रॉब्लम, लेकिन 0 तो अंदर नहीं है, बाहर का पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ f(z) मेरे पास कौन है बच्चों? f(z) = मेरा 3z + 1 बाई z है। समझ रही हो? ये थोड़ा मैं यहाँ लिखवा दूंगा। समझ गई हो? अब CIF लगाऊंगा नहीं क्योंकि n के वैल्यू 1 नहीं है, 2 है। तो CIF का हायर ऑर्डर लगाऊंगा ना। तो ये कहता है भैया 2 पाई आयटा टाइम्स डेरिवेटिव
कितने बार करूँगा, n-1, ये 2 पाई आईटा बाई n-1 का फैक्टोरियल, राइट। और एक बार करूँगा किसको, f ऑफ z को, किस पॉइंट पर, एट z इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर। तो ये फंक्शन रहा f डैश, आप निकालो f डैश ऑफ z, क्या आएंगे, u बाई v का डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स 3 माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपन में सेकेंड स्क्वायर, राइट ना बच्चों। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 3z माइनस 1 अपन में z स्क्वायर बना, ये 3z से 3z हुआ कैंसिल, अब की बार -1 बाई z स्क्वायर बचा, लेकिन मुझे z इज इक्वल्स टू 2 पर पॉइंट चाहिए, तो z को अगर 2 रखूँगा तो -1 बाई 2 का स्क्वायर 4 बन गई, राइट है बच्चों, समझ आ गई। तो अब रखो ये 2 पाई आयटा और 2 माइनस 1 फैक्ट्रियल तो 1 ही होता है, और इतनी क्वांटिटी को मैंने सेपरेटली निकाला, उसका वैल्यू आया -1 बाई 4 है, समझ रही हो। ये 2 से 2 कैंसिल होके ये क्या बन गई, माइनस का पाई आयटा बाई 2 बन गई, समझ गए। तो फाइनल आंसर मुझे बताओ, फाइनल आंसर i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 रख दो। i1 का वैल्यू क्या था, पाई आयटा बाई 2 प्लस में देखो ये माइनस पाई आयटा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज, ऐसे पाई आयटा बाई 2 लिखकर ये कैंसिल हो गया और 0 आंसर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों भैया, ये जो कंटूर आपने काम किया ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है, तो आंसर में तो यहाँ क्या आएंगे, यहाँ क्या आएंगे बच्चों, यहाँ तो आप i2 पे आप सारे के सारा माइनस पे काम कर रही हो, ये माइनस होके ये प्लस हो गई, समझ गई हो। तो आंसर ये मेरे बना i1 का वैल्यू पाई आयटा बाई 2 प्लस पाई आयटा बाई 2 बना, समझ रही हो बात को, समझ रही हो क्या बच्चों। तो ये मेरी आंसर अब की बार 2, ये कितनी बार है, 2 पाई आयटा बाई 2, तो 2 से कैंसिल होके पाई आयटा इज द राइट आंसर, समझ गए हो। जब इस क्वांटिटी का, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर अगर सी करोगे तो यही आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, जितने भी बुक्स आपके पास है वो बुक्स फॉलो कर लो, इतने ही कुछ 4-5 बातें तो यूज होंगे, कहीं कहीं कॉशी थ्योरम लगेंगे, कहीं कहीं डिफॉर्मेशन लगेंगे, कहीं कहीं CIF लगेंगे, और कहीं कहीं CIF का हायर ऑर्डर, उससे तो कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, इतने में सारे के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ देखते हैं क्या थ्योरी है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वाइंडिंग नंबर 1 पढ़ेंगे, उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। चलते हैं बच्चों। एक होता है वाइंडिंग नंबर, ये वाइंडिंग नंबर होता क्या है वो आप थीम को पहले समझो। मान लो ये आपके पास कोई कंटूर है, इसका नाम अगर मैंने गामा दे दिया, ये गामा है और ये पूरे के पूरे सी के अंदर है, ठीक है। मान लो ए आपके पॉइंट यहाँ कहीं है, ए पॉइंट आपके अगर यहाँ कहीं है और ये आपका डायरेक्शन जो है ना एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो मतलब आपका जो पॉइंट ए है ना वो
ए आपका सी माइनस गामा में होनी चाहिए। दैट मीन्स ए आपका इस बाउंड्री पे कहीं पर भी आपको इस कंटूर के बाउंड्री पे आपको ए कभी भी नहीं मिलना चाहिए। तो डेफिनेशन आप लिख लो और उसका थीम को मैं समझा दूंगा। डेफिनेशन ये कहता है, सपोज दैट गामा इज ए सिंपल तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल भी नहीं हो सकता, सिर्फ और क्लोज्ड कंटूर है। सपोज दैट गामा इज ए क्लोज्ड कंटूर एंड ए बी क्लोज्ड कंटूर इन सी, मतलब इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में, राइट, एंड ए बी ए गिवन पॉइंट इन सी माइनस गामा, दैट मीन्स ए बाउंड्री का पॉइंट नहीं है। देन द वाइंडिंग नंबर ये कहता है, देन द वाइंडिंग नंबर ऑफ गामा का वाइंडिंग नंबर है। समझ गए हो? दे बाइंडिंग नहीं है, वाइंडिंग नंबर ऑफ गामा अबाउट किस पॉइंट पे आप काम कर रहे हो उसी को ले, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ए इन द, ये क्या कहता है, इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ टाइम्स गामा रैप्स अराउंड द पॉइंट ए इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब रैप्स मतलब ये है WRAP, रैप्स मतलब कितनी बार ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी बार ए के अबाउट उसने घूमा, ये कितनी बार है, एक बार है। तो नोटेशन क्या चलते हैं इसका, नंबर ऑफ टाइम्स गामा रैप्स अराउंड द पॉइंट ए इज डिनोटेड बाय दिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मुझे बताओ इसका वाइंडिंग नंबर कितना है, गामा का वाइंडिंग नंबर अराउंड ए कितनी बार घुमा है, ये सिर्फ एक बार है, तो इसका वाइंडिंग नंबर 1 है। समझ रही हो? मान लो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ये मैं क्यों लिखूं, मान लो ये कोई कंटूर है, यहाँ से ही शुरू हो रहा है, ये मेरा मान लो P पॉइंट है। देखो अगर मैं यहाँ A ले लूँ, यहाँ अगर मैं B लूँ, यहाँ अगर C, यहाँ अगर D लूँ, तो ये सारे के सारे ये जो है ना पॉइंट, इस पर सारे के सारे चिटक पड़ते हैं ऐसे। समझ रही हो? सारे इस पॉइंट पे सारे मिलते हैं, ये अच्छे से थोड़ा बना देंगे। ठीक है, ये मान लो ऐसे कुछ सिचुएशन है आपके पास, ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज से डायरेक्शन में बनी है बच्चों। ठीक है, तो मुझे बताना है कि भैया ए की वाइंडिंग नंबर बताना है। इस पी के मान लो इसको गामा या फिर आप कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी, मैंने गामा ही दिया। मुझे कहता है भैया नंबर ऑफ वाइंडिंग नंबर ऑफ गामा अबाउट ए के अबाउट कितनी बार घुमा है। देखो पहली बात ये है, देखो ऐसे गया और ऐसे जाके ऐसे गया, ऐसे जाकर ऐसे गया, एक ये हुआ एक बार, ये हुआ दूसरी बार, ये हुआ तीसरी बार और एक बार ये हुआ चौथी बार। तो ए की जो वाइंडिंग नंबर है वो 4 है और वाइंडिंग नंबर ऑफ बी के वाइंडिंग नंबर कितनी बार है। देखो ये एक बार तो घुमा है लेकिन ए की अबाउट है, ये ध्यान से सीखना है। बी के अबाउट तो भैया ये कितने बार, और ये से गया तो हाँ एक बार, ये बना 2 बार और ये बना लास्ट का 3 बार, इसका वाइंडिंग नंबर 3 है। समझ रही हो? तो वाइंडिंग नंबर ऑफ गामा अबाउट सी में कितनी बार है, सी के अबाउट तो ये 1 और 2 ही है। मान लो ई आपके पास बाहर है, ठीक है, और ये इसका 2 है, तो वाइंडिंग नंबर ऑफ गामा डी के अबाउट कितनी बार है, सिर्फ और सिर्फ 1 बार है। और गामा का वाइंडिंग नंबर अबाउट ई अगर बोलो, ये तो घूम लिया इतनी बार लेकिन ई के अबाउट उसने 1 बार भी नहीं घूमा, तो उसका वाइंडिंग नंबर 0 है।
कोई बच्चा कहता है सर ये कोई कंटूर है सर ऐसे, ठीक है, और ये सर ना क्लॉकवाइज से जा रहे हैं, मतलब ऐसे, मान लो ए मेरा यही है और ये सारे के सारे ऐसे हैं, समझ रही हो? माने एंटी क्लॉकवाइज से अगर ये घूम रही हैं, मान लो इसका पॉइंट मेरा पी लेता हूँ, तो वो कोई बच्चा कहता है सर मुझे बताओ इस पी का वाइंडिंग नंबर अबाउट ए मुझे बताना है। देखो ये ए अंदर का पॉइंट है, एक बार तो ए से घूम लिया एक, और ये 2, ये 3, ये 4 बार, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज घुमा है, तो इनके आंसर सिर्फ और सिर्फ माइनस लगाना है, तो -4 ही आ गया। समझ रही हो? यही है क्वेश्चन का पैटर्न्स और कुछ भी नहीं है। समझ रही हो? वाइंडिंग नंबर का डेफिनेशन मैंने बताया और चीज़ों को आपको मैंने समझा दिया। और अगर अबाउट मतलब उस पॉइंट के अलोंग उस गामा माने जो कंटूर दिया होगा वो कितनी बार घूमा है, या द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ गामा wraps around the point A in the anti-clockwise direction is denoted by this quantity. ओके और इसी के रिस्पेक्ट में CIF का रिज़ल्ट ये बन जाएगा। CIF का रिज़ल्ट लेकिन किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग नंबर। वाइंडिंग नंबर की टर्म में से क्या ये सिंपल अभी लिखना पड़ेगा क्या? सिर्फ क्लोज्ड कंटूर लिखना है। लेकिन CIF का स्टेटमेंट क्या था? सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपल एनालिटिक विथ इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कंटूर मैंने लिखा था। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जब आप CIF लगाओगे, दिस द कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग नंबर का रिजल्ट मैं दे रहा हूँ। ये मान लो कितने रिजल्ट है, मैंने 5 बनाए, अगर ये 6 रिजल्ट आप लिख लो तो ये कहता है सपोज दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है किस पर? सपोज दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विथ इन एंड ऑन ए सिंपल, मत लिखना क्योंकि ये सिंपल नहीं रहता, इन ए क्लोज्ड कंटूर lying entirely within a simple connected domain लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। अगर ऐसा है एंड देन फॉर एनी पॉइंट को मैं अगर ए मान लेता हूँ, एनी पॉइंट ए इनसाइड, किसके इनसाइड? आपने गामा के अलोंग आप अगर काम कर रहे हो, देन वी हैव CIF का रिजल्ट ये बनेगा इंटीग्रेशन ओवर C एफ ऑफ जेड dz अपॉन z माइनस ए ले रही हो ना, तो यहाँ अगर z0 भी ले सकते हो आप। तो आंसर क्या था भैया? CIF तो 2 पाई आयटा इंटू एफ ऑफ z0 था और z0 की जगह ये a बना था ना, a बन जाएगी अब। ये तो CIF का रिजल्ट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग नंबर के लिए मुझे नंबर ऑफ टाइम्स ये जो वाइंडिंग नंबर है इसके अबाउट कितने बार घुमा है, बस यही तो लिखना है। ठीक है बच्चों, ये होता है CIF इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग नंबर में ऐसे आएंगे। अगर कंटूर देखो, अगर ऐसे कुछ कंटूर दिया है तो CIF लगाने का यही तरीका है। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही है। सारा क्वेश्चन आप कर लो सारे में, और बाकी क्लास बाकी के चीज़ और भी है हमारे पास। तो लिबली थ्योरम आएंगे, वो तो बड़ा ही पावरफुल थ्योरम है, और मोरारस थ्योरम आएंगे, और कुछ कॉशी इनइक्वालिटीज आएंगे, कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी आएंगे। वो सारे थ्योरम में आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। फिलहाल आप इस 2 चीज़ को ज़िंदगी भर याद रखना है, और ये जितने मैंने थीम आपके सामने डेवलप किया है वो सारे के सारे आपका अच्छे से आना चाहिए। इसमें भी अगर आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो
हर दिन कहने के समान मैं आज भी कहता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे आप मेरे को आपको आपके क्वेरी, आपके डाउट्स को आप सबमिट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही है। फिर हम कल के जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसी पर हम सारे मैंने जितने थ्योरम्स बताए वो सारे काम अच्छे से हम करेंगे, और मेरे ख्याल से कल चैप्टर 3.2 कंप्लीट हो जाएंगे, और जो कुछ प्रॉब्लम्स बचेंगे वो भी मैंने आपको करवा दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कल हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, और पावर सीरीज़ बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं, उस पर हमारा काम करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।